नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन एनसीईआरटी नोट्स फॉर ऑल एग्जाम क्लास 12th हिस्ट्री की बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने अध्याय सेकंड के नोट्स के बारे में बातचीत कर ली थी। और आज इस वीडियो के अंदर अपन अध्याय सेकंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों की बातचीत करेंगे। टॉप 100 एमसीक्यू प्रश्न हैं, उनकी बातचीत करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने पहले अध्याय तथा दूसरे अध्याय के नोट्स तथा एमसीक्यू की क्लास नहीं देखी है तो अभी लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे तो आपको क्लास 12th हिस्ट्री भाग 1 करके प्लेलिस्ट देखेगी। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सारी वीडियो क्रमानुसार मिलेंगे और इन सभी का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन तथा अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आवाज वगैरह बिल्कुल सब क्लियर होगी, वॉइस भी क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सबसे पहला प्रश्न, चैप्टर जो है वो आपका दूसरा है। एक बार मैं ऊपर आपको बता देता हूं, चैप्टर दूसरा जिसका नाम है राजा, किसान, नगर और आरंभिक अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है। और ओके, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है? अब भारत का ऐसा कौन सा शासक है जिसको नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है? तो समुद्रगुप्त जो है उसको नेपोलियन की, सॉरी समुद्रगुप्त नहीं, ओके, समुद्रगुप्त जो है उसको नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। ओके ठीक है। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद है तो उसकी बात करें तो मगध है। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो अशोक का 13वां जो शिलालेख है उसके अंदर से अपने को अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। और कलिंग के ऊपर अशोक ने आक्रमण जो किया था वो किया था 261 ईसा पूर्व। और इसके बाद में अशोक ने, आपको पता होगा, बौद्ध धर्म जो है वो अपना लिया था। धमकी और का जो मार्ग है वो उसने अपना लिया था। ठीक है ना। नेक्स्ट, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? जो कनिष्क है उसकी राज्यारोहण जो तिथि है वो क्या है? तो वो है आपकी बी। ठीक है ना, 78 ईस्वी। ठीक है। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो धम्म महामात्र जो है वो किसने नियुक्त किया? अशोक ने किया। और आपको पता है धम्म महामात्र क्या काम करते थे? तो धम्म महामात्र जो है वो आपके बौद्ध जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार करते थे। उस बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जिनकी नियुक्ति की गई उसको कहा जाता था धम्म महामात्र। ठीक है। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था वो आपके मौर्य वंश का शासक था। ठीक है। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त जो मौर्य है उन्होंने स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु है वो कौन है? गुरु जो है वो आपके चाणक्य है। ठीक है। और चाणक्य ने आपकी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है। और अर्थशास्त्र के अंदर ही अपने को मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और चंद्रगुप्त ने किसे हरा करके ये मौर्य वंश की स्थापना की? तो नंद वंश का जो शासक था उसका नाम है घनानंद। ठीक है ना, उसको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास के स्वर्ण काल के नाम से जाना जाने वाला काल जो है वो आपका गुप्त काल है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो हरिशयन ने की थी। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था? तो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान जो होता था वो होता था लक्षणाध्यक्ष। ठीक है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के जो लेखक है वो आपके है कल्हण। ठीक है ना, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। और अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र से अपने को मौर्य और इंडिका से मौर्य वंश की भी जानकारी मिलती है। और इंडिका के लेखक की बात करें तो मेगास्थनीज है। ठीक है, ऐसा ही कुछ है, मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो अर्थशास्त्र की रचना हुई थी आपके इसमें तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व वो अपने मगध की राजधानी मिलता था। हाँ, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो पतंजलि के महाभाष्य से हमें प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य है। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार का जो संबंध है वो आपके हर्यक वंश से है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा गया है।
जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहां लोग मवेशी रखते हो, जहां लोग अपना घर बनाते हो। तो ये ऑप्शन जो आपका सी है वो इज करेक्ट आंसर। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, पंच चिन्ह वाले जो सिक्के होते हैं वो किसके बने होते हैं? बी एवं सी दोनों के, बी एवं सी चांदी और सोने के दोनों को बने होते हैं, सॉरी चांदी और तांबे के बने होते हैं, ना कि सोने के। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो बौद्ध धर्म सीरिया में हुआ है, श्रीलंका में हुआ है, जापान में हुआ, लेकिन ब्रिटेन में नहीं हुआ है। ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई आपके बिंबिसार के द्वारा। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? तो मेगास्थनीज ने की थी। किसने की थी? मेगास्थनीज ने की थी, और इससे अपने को मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ठीक है। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की? प्राचीन भारत के अंदर धम्म की शुरुआत करने वाला जो शासक है वो आपका अशोक है। देखिए साथियों, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपा करके आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ इन सभी क्वेश्चनों की और नोट्स की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल और इनका जो MCQ फॉर्मेट जिसको अपन बार बार दे सकते हैं उसका भी लिंक इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। वहां पे आप क्लिक करके इनको आप प्रश्नों को बार बार MCQ फॉर्मेट टेस्ट सीरीज के अंदर जैसे देते हैं ना, वैसे आप इनको दे करके सबमिट करके आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई पेड नहीं है, न ही किसी प्रकार की आपकी मेल कलेक्ट होगी। डायरेक्ट आप जाओ और जितनी बार इच्छा है उसको दो आराम से, लेकिन आंसर जो है वो आपको केवल और केवल यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे। हाँ, वहां पे आप जब व्यू रिजल्ट करोगे तो आपको इनके आंसर सारे मिल जाएंगे, कौन से आपके प्रश्न गलत हुए, कौन से सही नहीं हुए। ठीक है, तो चलिए आगे। 23 महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जोड़ा, वो कौन सा था? तो वो आपका था ब्रह्मचर्य। कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध आपके देखें तो कलिंग युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व। इसके बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे जो है वो अजात शत्रु ने किया था। ठीक है। जीवक वैद्य किस वंश के काल का था? तो जीवक वैद्य जो था वो आपके था सी हर्यक वंश। ठीक है। जीवक वैद्य ये एक वैद्य होता था, एक प्रकार से वो होता है ना इलाज करने वाले डॉक्टर। तो वैद्य जो था वो हर्यक वंश से संबंधित है। अपने स्वयं के खर्चे से सूरदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? तो रुद्रदमन ने। और सूरदर्शन झील जो है वो आपके गुजरात के अंदर है, जो कि अपन ने नोट्स के अंदर बहुत अच्छी तरीके से देखे। अगर आपने नोट्स की वीडियो नहीं देखी है तो अभी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है वो उदयन ने आपके गंगा, सोन और पनपुन इन तीनों नदियों के जो संगम स्थान है उसके यहाँ पे की थी। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी है। समस्त भारतीय ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो ये जाता है आपके स्कंदगुप्त को। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त की बात करें तो आपका कौन है? नेपोलियन। कौन है? नेपोलियन। अगर वहां के कोई अपने यहाँ पे नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को अगर वहां की बात करें तो वो हो गया नेपोलियन। ठीक है। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? ऐसा कौन सा शासक है जिसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती। ठीक है ना, प्रभावती गुप्त के जो अपने को जो भी अपने को अभिलेख प्राप्त होते हैं उनके अंदर मिलता है, क्योंकि प्रभावती एक रानी थी। ठीक है ना, जिसके भूमिदान के उल्लेख अपने को मिलते हैं। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय जो है वो है आपके सातवाहन काल का। ठीक है। 510 में सती प्रथा के साक्ष्य वाला अभिलेख कौन सा है? देखो 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख जो है वो कहां से मिला है? तो ये जो अपने को मिला है वो मिला है एरण, और एरण के अंदर एक सागर स्थान है जो कि MP राज्य के अंदर। ठीक है ना। अशोक ने मेंदर और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा? अशोक ने इनको भेजा था आपके श्रीलंका के अंदर। मेंदर और संघमित्रा इनकी पुत्री थी, पुत्र और पुत्री थी। मेंदर जो था वो पुत्र था और संघमित्रा जो थी वो थी आपकी इनकी पुत्री। ठीक है। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है? तो किसने किया है? तो ये है आपके देवदत्त रामकृष्ण। देखो कुछ प्रश्न जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन अपन ने नोट्स के अंदर नहीं पढ़ा है, तो मैंने उनको भी इसके साथ में इंक्लूड किया ताकि अपन पढ़ेंगे तो माइंड में सेट रहेंगे। ठीक है ना।
चलिए आगे। वैसे अपन पूरी कंप्लीट हिस्ट्री का कोर्स लाएंगे तब बहुत शानदार तरीके से और भी चीजें अपने को देखने को मिलेगी। मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? अपने को मौर्य कला के अंदर देखें तो वास्तुकला के अंदर सबसे महत्वपूर्ण नमूना है वो है स्तंभ, क्योंकि अपने को सबसे ज्यादा स्तंभ लेख है वो बहुत ही ज्यादा मिले हैं। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्तों के काल में चीनी यात्री जो भारत आया था वो था फायान। मेगास्थनीद भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीद जो है वो भारत के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त की जानकारी जो है वो अपने को किससे मिलती है? तो प्रयाग प्रस्तुति से मिलती है। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? नवरत्न जो शासक थे वो किसके दरबार में रहते थे? तो वो रहते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार जो है वो आपके कालिदास है। प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की? तो प्राचीन भारत के अंदर अभिलेखों की शुरुआत जो है वो 42A चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किस शासक को प्रियदर्शी शासक कहा जाता है? तो 43 के अंदर भी ए होगा, क्योंकि अपन ने नोट्स के अंदर पढ़ा है, अशोक को कहा जाता है। ठीक है ना। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वर्तान में भारत के समाजों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो उसने भारत के भागों को विभाजित किया करने के लिए उसने 7 बताए हैं। ठीक है ना, 44। ठीक है। और एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया? एलोरा के अंदर कैलाश मंदिर जो है वो आपके करवाया था राष्ट्रकूटों ने। पुराणों की संख्या कितने हैं? कितने पुराण है भाई? पुराण जो है वो आपके हैं 18। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है? तो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर स्थित है। धम्म की शुरुआत किसने की? तो धम्म की शुरुआत की थी आपके अशोक ने 48C। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस जो है आपकी रचना वो है विशाखा दत्त की। ये कई बार एग्जाम के अंदर आया है। मुद्रा राक्षस किसकी स्थापना है, सॉरी किसकी रचना है? मैंने BSTC का एग्जाम दिया था, मेरे को याद है, सॉरी BSTC का एग्जाम दिया था, उस टाइम ये आया था मुद्रा राक्षस वाला। कब दिया था? आई थिंक 2019। हाँ। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। तो मौर्य शासक मतलब साम्राज्य का सबसे पहला शासक भी तो यही होगा। तो आपके 50 के अंदर राइट हो जाएगा बी। वेदों की संख्या कितनी है भाई साहब? वेदों की संख्या 4 है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे? तो टोटल 16 महाजनपद थे। ठीक है ना। महाजनपद से क्या भाव है? महाजनपद का मतलब क्या है? महाजनपद का मतलब है छोटे राज्य। जनपद छोटे राज्य, महाजनपद विशाल राज्य। ओके। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा राजतंत्र नहीं था? 54 के अंदर बात करें तो आपका बी अवंती। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तंत्र नहीं था? तो अंग। राज्य गणतंत्र नहीं था तो अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आरंभ में शक्तिशाली था? मगध। 56। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आरंभ में शक्तिशाली था? काशी जनपद की राजधानी का नाम क्या है? काशी जनपद की जो राजधानी है वो है आपके ए कौशांबी। कौशल जनपद की राजधानी क्या है? कौशल जनपद की राजधानी है आपके बी श्रावस्ती। कौशल जनपद का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? कौशल जनपद के सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक की बात करें तो अजातशत्रु। चंपा किस जनपद की राजधानी है? तो चंपा जो है वो आपके अंग की राजधानी है। वज्जी संघ किसकी राजधानी है? तो वज्जी जो है वो तौसील की है। ठीक है। ओके ओके ओके। वज्जी तौसील की नहीं है, वज्जी आपके वैशाली की। ओके। कुशीनगर किस जनपद की राजधानी है? तो कुशीनगर जो है वो आपके तौसील की है। कुरु जनपद की राजधानी कौन सी है? तो कुरु जनपद की राजधानी है वो आपके इंद्रप्रस्थ है। ठीक है। अंग जनपद की राजधानी कौन सी थी? 65। अंग जनपद की जो राजधानी थी वो थी आपके पावा। कौन सी थी? पावा। कौशांबी किस जनपद की राजधानी है? तो कौशांबी जो है वो आपके वत्स की राजधानी है। चंड प्रद्योत महासेन का संबंध किस जनपद से था? तो इनका जो संबंध है वो है अवंती से। अवंती गणराज्य की राजधानी क्या थी? तो उज्जैन या उज्जैनी।
तक्षशिला किस राज्य की राजधानी थी? 69 तक तक्षशिला जो है वो गंधार की राजधानी थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंधार का शक्तिशाली शासक कौन था? शक्तिशाली शासक कौन था? तो भाई साहब इसका जो है सही ढंग का कोई आंसर मिला नहीं मेरे को। अगर आपके पास इसकी जानकारी हो तो मुझे बताना। मैंने इस प्रश्न को कोई नेट से उठाया था लेकिन इसकी सही कोई मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। और इसके बाद अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट लगता है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जहां से मुझे जानकारियां मिली है, कुछ प्रश्नों के उत्तर सही नहीं थे तो मैंने उनको लिया नहीं। एक आध इसमें ये जैसे ये प्रश्न है तो इसको मैंने नेट पे भी ढूंढा तो सही ढंग से मिला नहीं। अगर आपके पास इतिहास का कोई ऑथेंटिक स्रोत है तो मुझे इसकी जानकारी जरूर देना। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा जनपद शक्तिशाली था? तो ध्यान रखें इसके अंदर बात करेंगे तो है मगध। ठीक है, बिंबासार कहां का शासक था? तो बिंबिसार जो है वो आपके शासक जो था वो था अंग का। सेवेंटी टू, अशोक के अभिलेख निम्न में से किस बात पर प्रकाश डालते हैं? तो ये जो है वो धम्म के सिद्धांत के ऊपर प्रकाश डालते हैं, ना कि अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर। निम्न में से किस विद्वान ने 1838 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की? तो ये है आपके जेम्स प्रिसेप्ट। 73, अशोक को प्राचीन भारत का महान सम्राट क्यों कहा जाता था? अशोक को प्राचीन भारत का महान सम्राट क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसने बौद्ध धर्म के प्रसार के अंदर प्रशंसनीय योगदान दिया था। ठीक है, अशोक की मृत्यु कब हुई? तो देखो अशोक की जो मृत्यु है वो आपके होती है 242 ईसा पूर्व। दो सौ बयालीस है या 232 है? 75, 232। एक मिनट नेट पे सर्च कर लेते हैं क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा अशोक की 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र। ओके, दिस इज नॉट राइट। सी 232 ईसा पूर्व है, 9 की 42 है। ठीक है, ओके सी। ओके आगे 76 देखते हैं। मौर्य काल के सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं थी? तो देखो मौर्य काल में संयुक्त थी और मौर्य काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। यस, मौर्य काल काफी लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन ये जो है दास प्रथा इसका उल्लेख नहीं मिलता है, तो ये जो है वो अपना राइट हो जाएगा। आगे मौर्य काल में स्त्रियों से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? तो कौन सा तथ्य गलत है? उस समय लड़कियों का जन्म अच्छा नहीं था। ओके, उस समय लड़कियों की शिक्षा की और विशेष दया दिया जाता था, ठीक है, ध्यान दिया जाता था। ठीक है ना, स्त्रियों को पति से तलाक लेने का अधिकार, ये इस तरीके का मामला अपने को नहीं देखने को मिलता है, तो ये जो है वो गलत है। मौर्य काल के लोगों के लिए मनोरंजन का प्रमुख साधन कौन था? मनोरंजन का प्रमुख साधन की बात करें तो यह आपके नृत्य और संगीत। मौर्य काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो सूती, ऊनी, रेशमी, कौन से वस्त्र पहनते थे? तो सारे के सारे ही पहनते थे भाई। 80, मौर्य काल में लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो प्रमुख व्यवसाय की बात करें तो वो है आपके पशुपालन। मौर्य काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध उद्योग कौन सा था? तो ये है आपके वस्त्र उद्योग। मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार प्रचलित था? तो व्यापार किसके साथ में प्रचलित था? सीरिया के साथ था, मिस्र के साथ था और रोम के साथ था। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे अशोक ने भाई साहब बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया था, जहां उसका व्यापार था वहां बौद्ध धर्म तो जाएगा ही। 83, मौर्य काल में विदेशों से किस वस्तु का आयात किया जाता था? विदेशों से कौन सी वस्तु थी जो मौर्य काल में मंगाई जाती थी? तो मूल्यवान पत्थर। निम्नलिखित में से ललितापाटनम नामक नगरों की स्थापना किस शासक ने की? 84 के अंदर आपके कनिष्क। मौर्य वंश के पतन का कारण क्या था? मौर्य वंश के पतन का कारण जो है वो है विदेशी आक्रमण। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहदत्त। मौर्य वंश का आरंभ किसने किया? मौर्य वंश का शासन 87 चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश का अंत कब हुआ? 88, मौर्य वंश का अंत हुआ था 185 ईसा पूर्व। खारवेल किस जात वंश का शक्तिशाली शासक था? 89 सी छेदी वंश का। सातवान वंश का शासक कौन था? सातवान वंश का शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी।
सिमुक ने कर्ण वंश के शासक का वध करके सिंहासन प्राप्त किया था। 91 आपके लक्षण सेन से। धम्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था? धम्म का प्रमुख सिद्धांत था बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना, धार्मिक सहनशीलता। ये था डी, तो ऑल। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए कौन विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे? तो धर्म महामात्र। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया? उसने बौद्ध धर्म को राज धर्म घोषित किया। उसने पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा का आयोजन किया। उसने राज्य में अनेक स्तूप और विहारों का निर्माण किया। तो ऑप्शन इज सी करेक्ट। अशोक ने बौद्ध धर्म से संबंधित तीसरी महासभा का आयोजन कहाँ किया? तो तीसरी महासभा का आयोजन किया था पाटलिपुत्र में। अशोक ने पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा का आयोजन कब किया? तो ये किया था 255 ईसा पूर्व। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने प्रचार किस देश में नहीं भेजे? तो श्रीलंका में भेजे थे, बर्मा में भेजे थे, मिस्र में भेजे थे, लेकिन चीन में नहीं भेजे। तो ध्यान रखना 97 में, सॉरी 97 चीन में भेजे थे, श्रीलंका में भेजे थे, लेकिन बर्मा में नहीं भेजे थे। बर्मा। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा? किस पुत्री को भेजा? तो संघमित्रा को। अशोक के अभिलेख किस देश से मिलते जुलते हैं? किस देश से मिलते जुलते हैं? तो अफगानिस्तान से। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है? देवनापिय, देवताओं के जैसा प्रिय। अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी थी? तो बिल्कुल सही, 6 क्लास में भी पढ़ते हैं अपने इसको, ब्राह्मी लिपि थी। गंधार महाजनपद किसकी राजधानी है? गंधार महाजनपद किसकी राजधानी है? महिष्मती की। सिंधु सभ्यता निवासी किस देश की किस की पूजा करते थे? तो सिंधु निवासी जो है वो आपके शिव की पूजा करते थे। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। वेदांग की संख्या कितनी है? अगर बात करें तो वेदांग की संख्या जो है वो आपके 6 हैं। संलेखन संबंधित किससे हैं? तो जैन धर्म से संबंधित है। मरने से पूर्व ये अपनाई जाती है, मृत्यु से पूर्व इसका अपना ही किया जाता है। इसमें भोजन वगैरह सब त्याग दिया जाता है, ठीक है ना। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां कौन सा महाव्रत जोड़ा? 107 के अंदर अगर बात करें तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी साबा कामी ने। बौद्ध धर्म बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है उपसंपदा। प्रयाग प्रस्तुति के संदर्भ में निम्नलिखित में किन कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन देना है। प्रयाग प्रस्तुति की रचना हरिशरण ने की थी। यह संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। हरिशरण चंद्रगुप्त का राज्य कवि था। तो प्रश्न संख्या 110 के अंदर आपका बी राइट होगा। 1 और 2 ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है और प्रस्तुति की रचना हरिशरण ने की थी। तो ये जानकारी ध्यान रखनी है आपको। आगे 111 सूची को सुमिलित कीजिए। कौन सी सुमिलित करनी है भाई? इसमें आपको 111 में प्रिसेप्स द्वारा अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया 1838। ए में 4, ए में 4, ए में 4, इसका मतलब ये और ये 2 आ गए, ठीक है। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784। 3 4 3 ओके, 2 में आ रहा है, बी में 4 3। उसके बाद में कनिष्क का राज्यारोहण कब होता है? 78 ईस्वी। तो ये आपका आ गया 4 3 2, कौन से में? 4 3 2, तो यह बी, बी इज करेक्ट आंसर। पीछे कौन सा रहा? अरबों पर सिंध का आक्रमण कब है? तो ये 712 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यौध्य राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने व चांदी के सिक्के जारी किए। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात दूरवर्ती व्यापार में कमी आई। 6ठी शताब्दी ईस्वी में सोने सिक्के मिलने कम हो गए। तो 112 के अंदर बात करें तो आपका जो राइट होगा वो होगा ए, केवल ए। यौध्य राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने व चांदी के सिक्के जारी किए। 6ठी सदी में पूर्व सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आहत सिक्के तांबे व चांदी में डाले गए। सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। राजाओं की प्रतिमा नामक के सिक्के सबसे पहले हिंदू यूनानी शासकों के थे। सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण शासकों द्वारा जारी किए। तो इसमें आपका जो राइट होगा वो बी होगा, ठीक है। बी इज करेक्ट आंसर। 113 बी इज करेक्ट आंसर।
छठी सदी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। व्यापारिक मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के धन वसूला जाता था। ठीक है। धनी व्यापारियों को मस्त सूजन व सत्व कहा जाता था। मसाले, कपड़े, जड़ी बूटियां अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागर तक पहुंचाई जाती थी। तो इसमें जो 114 है वो डी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे अपने नोट्स के अंदर देखे थे। ठीक है। श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पादकों तथा व्यापारियों का संघ था। ये कई लोहा उपकरणों का उपयोग करते थे। ये राज्य आज्ञा से कच्चा माल खरीदकर उससे सामान तैयार कर बाजार में बेचते थे। कौन सा कथन सही है? तो 115 के अंदर बात करें तो सी इज करेक्ट आंसर, पहला और दूसरा। यानी ये लोहे के उपकरण बनाते थे, उपयोग करते थे, और उत्पादकों तथा व्यापारियों का एक संघ था, श्रेणी। ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैंसोंग के आगमन के समय तक पाटलिपुत्र खंडर में बदल चुका था। मौर्य काल में पुरहा समुद्र तट पर बसा नगर था। 6ठी शताब्दी ईस्वी में मथुरा व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। तो 116 के अंदर बात करें तो आपका डी इज करेक्ट आंसर, जिसके अंदर तीनों की तीनों बातें सही। हैंसोंग जब आगमन आया था तो पाटलिपुत्र है वो बिल्कुल खंडर में बदल गया था। भूमिदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्रहा ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था। दान की गई भूमि में केवल पुलिस व सैनिकों के प्रवेश की अनुमति थी। तो 117 के अंदर बात करें तो ए राइट होगा। ये कोई इस प्रकार का कोई मात्र नहीं था। और ध्यान रखना, जो अग्रहा ये जो भूमि थी, इससे किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। और अपने को जानकारी ये मिलती थी कि ये स्थानीय लोगों से ब्राह्मण जो है वो कर ले सकते थे। ये जो भूमि थी, इससे ब्राह्मणों से कोई कर नहीं लिया जाता था। और इसकी जानकारी अपने को जहां से मिलती है उसमें यह भी मिला है कि ये जो ब्राह्मण जो थे वो स्थानीय लोगों से कर भी वसूलते थे। भूमिदान के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमिदान से राजनीतिक प्रभुत्व मजबूत हुआ। सामंतों ने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाना शुरू कर दिया था। भूमिदान से राज्य तथा किसानों के मध्य संबंध अधिक स्पष्ट हुए। तो 118 की बात करें तो आपका ए राइट होगा कि भूमिदान से राजनीतिक प्रभुत्व मजबूत हो गया। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम की बहन थी। प्रभावती गुप्त का विवाह वाकटाक नरेश से हुआ था। तो 119 के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो बी इज करेक्ट आंसर। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त की बहन नहीं थी भाई। 119 में बी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर अगर अपन विचार करेंगे तो 120 के अंदर गहपति जमींदार एवं छोटे किसान होते थे। वेल्लोर बड़े जमींदार होते थे। उलवा हलवा होते थे। तो ये आपके डी इज करेक्ट आंसर। 6ठी शताब्दी ईस्वी के आर्थिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहे के फाल वाले हलों का प्रजनन उपमहाद्वीप के कुछ भागों तक ही सीमित था। नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। तो 121 के अंदर बात करें तो सी इज करेक्ट आंसर। दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में राज्यों साम्राज्यों तथा रजवाड़ों की नींव पड़ी। इस राजनीतिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विशेषताएं जो दी गई है उनमें से कौन सी सही है? तो देखो, कृषि उपज को संगठित करके नए तरीकों का चलन किया गया। लोहे का व्यापक प्रयोग किया गया। विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव। तो 122 के अंदर बात करेंगे तो सी, पहला और दूसरा जो है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्ली पादिकारम की रचना तेलुगु भाषा में की गई। कनिष्क के सिक्कों पर अग्र भाग में राजा तथा पृष्ठ भाग में देवता का अंकन होता था। तो 123 के अंदर बात करें तो बी इज करेक्ट आंसर। राजा को देवीय स्थिति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन माध्यमों को अपनाना पड़ता था? तो देवी देवताओं के साथ अपने नाम को जोड़ना, विशालकाय मूर्तियों का निर्माण, बड़ी बड़ी उपाधियों का धारण करना। तो 126 के अंदर बात करें तो तीनों सही है। अपने को कई सारी चीजें मिली। नोट्स के अंदर देखा था कि वो अपने आगे नाम जोड़ देते थे देवताओं का, या देवताओं का प्रतिरूप मानते थे। इस तरीके से दक्षिण के राजाओं और सरदारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चोल दक्षिण के राजाओं के अंदर बात करें 125 के अंदर तो डायरेक्ट मैं आपको उत्तर बता देता हूं, सी, सरदार अपने अधीन लोगों से कर वसूलते थे जबकि राजा भेंट स्वीकार करते थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति का उल्लेख किया है। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। तो 126 की बात करें तो सी बिल्कुल सही बात है। मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित है। सुवर्णगिरी आंध्र प्रदेश में स्थित सोने की एक खदान थी। 127 के अंदर बात करें तो आपका केवल और केवल एक ही राइट होगा, क्योंकि तक्षशिला उज्जैनी दोनों एक लंबी दूरी पर स्थान पर स्थित थे। मौर्य साम्राज्य में 5वां राजनीतिक केंद्र का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें सम्मिलित थे? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, अंग और काशी। अगर बात करें 128 की तो आपका ए होगा, जिसके अंदर आपके पहला, दूसरा और तीसरा ये कूट बिल्कुल सही बैठते हैं मौर्य साम्राज्य में 5 राजनीतिक केंद्रों के अंदर।
मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में तथा संस्कृत वाङ्मय में मिलता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में, अराइमिक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त कुछ अभिलेखों में किया गया है। तो 129 के अंदर बात करें तो आपका सी इज करेक्ट आंसर, पहला, दूसरा और तीसरा। देखो अगर देखो अब यहाँ पे देखना, इसकी स्थापना 321 ईसा पूर्व में हुई थी और मौर्य में उल्लेख, जैन में, बौद्ध में, इन सब में उल्लेख मिलता है। अधिकांश जो है प्राकृत भाषा में, लेकिन लिपि की बात करेंगे तो आपकी लिपि जो होगी वो ब्राह्मी लिपि होगी। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। 130 छठी से 100 शताब्दी के पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? अच्छी उपज, लोहे की खदानें, गंगा तथा उपनदियों के कारण आवागमन, सुलभ जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता। तो 130 के अंदर बात करें तो डी, ये सारे के सारे बिल्कुल सही ऑप्शन है, जो कि अपने नोट्स के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से देखे थे। 131 छठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनपद शब्द का प्रयोग भूखंड के लिए होता था जहां लोग बस जाते थे। इस काल में ब्राह्मणों ने धर्मशाला नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर धन एकत्र करना वैध अवैध माना जाता था। शासकों का प्रमुख कार्य किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकारियों से कर तथा भेंट वसूल करना माना जाता था। तो 131 के अंदर बात करें तो आपका सी इज करेक्ट ऑप्शन होगा, पहला, दूसरा और चौथा। ये जो बातें हैं वो बिल्कुल सही है छठी शताब्दी के संदर्भ में। माँ जनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में माँ जनपदों नामक से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में राजा का शासन होता था। तो 132 के अंदर बात करें तो सही है, इनमें राजाओं का शासन नहीं होता था। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। जेम्स बिशप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि को पढ़ा। यस, ब्राह्मी तथा खरोष्टी का प्रयोग प्राचीन सिक्कों तथा अभिलेखों में किया गया। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। तमिल तथा पाली भाषा में अभिलेखों की रचना नहीं की गई है। तो 133 के अंदर बात करें तो सी इज करेक्ट आंसर, पहले, दूसरे और तीसरे। चौथा है तमिल भाषा तथा की गई होगी, कहीं ना कहीं तो की गई होगी ना। तो इसमें सी इज करेक्ट आंसर है 133 के अंदर। 134 छठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में कौन सर्वाधिक बन गया? तो ये आपका था मगध। बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो उसने 544 से 499 पर शासन किया था, ये गलत है। अजात शत्रु का संबंध किस जनपद से है? तो अजात शत्रु का जो संबंध है वो आपके मगध से है। ये इसमें कुछ प्रश्न जो है ना मेरे को सही ढंग से नहीं लगे, तो इसमें मेरे को सारे वापस अपडेट करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से करके ये आपको 138 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ 135 137 सी, सॉरी ये इसमें नहीं है, इसमें है उसने राजगाह को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, 138 में सी बताया गया, लेकिन पीछे अपन ने कहीं और दूसरा पढ़ा था। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो अपन ने देख ली है। ठीक है, आगे नेक्स्ट अपन बात करेंगे तीसरे चैप्टर की। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे तीसरे चैप्टर के नोट्स के अंदर। और ध्यान रखना इसमें अगर कोई भी एक आध प्रश्न ऊपर नीचे अगर आंसर उसका सही नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं उसमें कोशिश करूंगा कि सुधार किया जाए। ठीक है ना, क्या है कि थोड़ी जल्दबाजी के चक्कर में एक दो ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं। अगर आपको डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करके